नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द उन्मिलन में, जहां आपको सीयूईटी एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाएगी। सीयूईटी एग्ज़ाम क्या है, उससे जुड़े हुए सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको पिछले 2 वीडियोस के माध्यम से बता दी गए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके आप उस वीडियोस को देखिए। उसके जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बच्चों, सीयूईटी के अंतर्गत एक लैंग्वेज पेपर होता है जिसमें हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। बाकी इंग्लिश की भी जो क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज से हम अपना हिंदी का क्लास शुरू करते हैं। तो चलते हैं सीयूईटी ने जो सिलेबस दिया है उसकी तरफ। सीयूईटी के जो सिलेबस हैं वो वीडियोस में समझा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने से देखते हैं कि क्या क्या जो है सीयूईटी ने सिलेबस दिए हुए हैं। तो सीयूईटी ने पहला टॉपिक क्या दिया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी अपठित गद्यांश। ठीक है, आपको 300 और 350 वर्ड में कुछ पंक्तियां दी रहेंगी। ठीक है, उससे जुड़े हुए आपको प्रश्न दिए रहेंगे। आपको उनको क्या करना है, बारीकियों से पढ़ना है, उन पंक्तियों को बारीकी से पढ़ना है और फिर उसका जवाब देना है। ठीक, तो वो क्या कैसे हो सकते हैं पंक्ति, कैसी पंक्ति हो सकती है, फैक्चुअल हो सकती है यानी तथ्यात्मक हो सकती है। तथ्यात्मक मतलब क्या हुआ, फैक्चुअल यानी कोई घटनाओं से संबंधित पंक्ति उठा के आपको दे देगा, आपको उससे जुड़े हुए सवाल जो हैं हल करने होंगे। उसके बाद नरेटिव होंगे, जैसे कोई कहानियां हैं, कोई चीज़ नरेट कर रहा है यानी उसका क्या कर रहा है, विस्तार से वर्णन कर रहा है, तो ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं आएंगे। ठीक है, फिर साहित्यिक यानी साहित्य से जुड़ी हुई पंक्तियां, कोई उपन्यास, कोई नाटक, किसी की 3-4 लाइन की पंक्ति उठा के दे देगा, आपको उससे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये करने कैसे हैं, क्या कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जब हम आपको ये पढ़ाएंगे उसमें समझा देंगे। ठीक है, और इसमें एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि जो आप आंसर देंगे, जो आप जवाब देंगे, वो आपको उन्हीं पंक्तियों में से ही ढूंढने होंगे, कोई अपने से बाहर से ऐड नहीं करना है। तो घबराइए नहीं, ये बहुत आसान है। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक उन्होंने क्या दिया है, वर्बल एबिलिटी यानी मौखिक क्षमता। वर्बल मतलब क्या होता है, बोलना, यानी हम लोग जो आम बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे हमको पता है कि हमें कब क्या बोलना है, ठीक है, कैसे बोलना है, कहाँ पे रुकना है, किन शब्द पे कौन सा हम लोगों को विराम चिन्ह लगाना है या कहाँ रुकना है, क्या बोलना है, ये सारी चीज़ें हम लोग किस में देखते हैं, वर्बल एबिलिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है रीअरेंजिंग द पार्ट्स यानी भागों को एक क्रम में जोड़ना, यानी कुछ जो शब्द है वो इधर उधर दिए रहेंगे, आपको उन्हें एक क्रम में लगाना होगा। ये भी बहुत इजी टॉपिक है। उसके बाद चूजिंग द करेक्ट वर्ड यानी सही शब्द का चयन। आपको एक पंक्ति दी रहेगी, उसमें से कुछ एक जगह जो है वो खाली रहेगा, आपको उस पंक्ति के हिसाब से सही शब्द का चयन करना होगा। ठीक है, फिर 5वां है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यानी पर्यायवाची और विलोम। ठीक है, क्या है, पर्यायवाची और विलोम, ये तो आप जानते ही होंगे। फिर हम लोग इसको अच्छे से सारी चीज़ पढ़ेंगे। फिर शब्दावली। शब्दावली में क्या, इंग्लिश में आप लोग वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, किसी एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि क्या बस इतने ही टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि सीयूईटी ने मेंशन किया है फॉलोइंग टॉपिक बट आर नॉट लिमिटेड टू, यानी कि ये जो टॉपिक दिए हुए हैं ये लिमिटेड मतलब इतना ही नहीं आएगा, इसके बियॉन्ड भी चीज़ें आएंगी। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि बस 6 टॉपिक है, यही बस पढ़ना है हमें, नहीं। क्यों, क्योंकि सीयूईटी ने जो है मेंशन कर दिया है इसके बियॉन्ड भी चीज़ें आएंगी, यहीं तक लिमिटेड नहीं है। अब बात करते हैं बच्चों की कितना क्वेश्चंस पूछता है। तो 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिए रहते हैं। कितने क्वेश्चंस गिवन रहते हैं, 50। ठीक है, आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 40 ही करने हैं। कितने अटेम्प्ट करने हैं, 40। क्यों करने हैं, अब आप बोलेंगे कि मैम ऐसा तो थोड़ी होता है, 50 क्वेश्चन दिए तो हम 40 ही क्यों अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि सीयूईटी ने स्पेशल मेंशन किया है, क्या किया है, देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन।
आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 40 क्वेश्चन, ठीक है। यानी 50 क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे, आपको 40 के ही जवाब देने हैं, और वो 40 जो आप अटेम्प्ट करेंगे, आप वही अटेम्प्ट करिएगा जो आपको अच्छे से आ रहा हो। क्यों? क्योंकि क्या है, निगेटिव मार्किंग है। आई बात समझ में? जो हमारा पेपर है वो क्या है, निगेटिव मार्किंग का है। यानी अगर आपने 3 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और 1 क्वेश्चन जो है आपका गलत हुआ है, ठीक है। तो मार्किंग कैसे की जाएगी? 1 क्वेश्चन जो हैं आपके कितने नंबर के होते हैं? 5, यानी आपको कितने नंबर मिले? 10, ठीक है। लेकिन आपने गलत किया, कितना गलत किया क्वेश्चन? 1 क्वेश्चन किया, तो सही में से आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा, यानी आपको कितना मिला है? 9। भले आप 2 क्वेश्चन सही किए रहें, भले आप 2 क्वेश्चन सही किए हैं, उस सही में से जितना आप गलत किए रहेंगे उसका 1 नंबर कट जाएगा। यानी आपने 2 क्वेश्चन सही किया, आपको उसके 10 नंबर मिल गए, लेकिन आपने क्या किया? 1 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो उसका 1 नंबर जो है वो सही वाले में से माइनस हो जाएगा। तो हमको ये गलतियां नहीं करनी है, हमें कोशिश करना है कि जितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें, जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, वो हमें आते हों, ठीक है। जो आपको श्योरली पता हो कि नहीं इसका आंसर यही होगा, वही हमको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है कि CUET ने तो बस इतना ही दिया है टॉपिक और बोल रहा है कि ये लिमिटेड नहीं है, इसके आगे भी चीज़ें आ सकती हैं। तो आप कंफ्यूज होगे कि क्या करें, कैसे करें। बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारी चीज़ें और दुविधा उत्पन्न हो रही होंगी, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम भी हैं पास में, आप उनको भी पढ़िए, क्योंकि 12th बोर्ड जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए भी आप रोज़ सिर्फ 2 घंटे जो है वो दीजिए अभी फ़िलहाल के लिए। जब आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे बोर्ड्स के, फिर वो टाइम आप बढ़ा दीजिएगा। और आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आपके साथ हैं। आपको कोई भी परेशानी हो, सबके समाधान आपको यहीं मिलेंगे। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो था ये CUET का सिलेबस था, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने पिछले एग्ज़ाम्स के पैटर्न को देखते हुए और हर साल जो CUET है वो अपना लेवल क्या कर रहा है, टफ करते जा रहा है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने अपना एक टॉपिक बनाया है, जो ये है। देखिए क्या है, पहला टॉपिक हम लोगों ने क्या बनाया? वर्णमाला। अब वर्णमाला में क्या आ जाता है? स्वर और व्यंजन, ठीक है। उसके बाद संधि, क्या है? दूसरी टॉपिक संधि। संधि क्या है, संधि विग्रह कैसे करते हैं, संधि के कितने भेद हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर समास, तीसरा टॉपिक है समास। चौथा है शब्द भेद। पांचवा है आपका वाच्य। फिर छठवां जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये सब आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे, बस वही चीज़ है, उसको हम लोगों को क्या करना है? विस्तार से पढ़ना है। उसके बाद लिंग, वचन, कारक, क्रिया, विशेषण और विशेष से, अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी और समानार्थी, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। आप लोगों ने 1 वर्ड तो पढ़ा होगा इंग्लिश में, अभी आपके बोर्ड्स एग्जाम में जिनके भी लैंग्वेज पेपर होंगे उसमें ये चीज़ें आएंगी। तो वही चीज़ है, हमको उसको विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या है? रस, छंद, अलंकार, ठीक है। रस क्या होते हैं, छंद क्या है, अलंकार क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, आप कैसे किसी पंक्तियों में से उसको पहचानेंगे कि ये छंद है, ये रस है और ये अलंकार है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आपको इसमें पढ़ाएंगे। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ है नेक्स्ट टॉपिक। फिर विराम चिन्ह है। फिर वाक्य क्रमबद्धता। देखिए बच्चों, एक बात यहाँ ध्यान रखिए कि जो आपका ये टॉपिक है और ये टॉपिक है, ये टॉपिक जो है आपका किससे सही होगा? अगर आपने ये टॉपिक, ये और ये अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। यानी आपने ये 5 टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ लिया, कवर कर लिया, तो आपको ये दोनों टॉपिक में क्या होगा? कोई भी परेशानी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसी टॉपिक का हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है? शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, ठीक है। फिर क्या है? संक्षेपण और पत्र लेखन। पत्र लेखन में क्या है, क्या पूछेगा?
कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, उसका प्रारूप बताइए। अब देखिए, हम लोग जो पत्र लिखते हैं, क्या आप अपने सहपाठियों को, अपने सहकर्मियों को वैसा ही पत्र लिखते हैं जो आप अपने बड़े अधिकारियों को लिखते हैं? नहीं ना, कुछ डिफरेंट तो रहते हैं, कुछ अंतर उनमें रहते हैं। तो उन्हीं अंतरों को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि क्या कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये आ गया ना अपठित गद्यांश जो CVT ने दिए हुए हैं, ये वही है। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद बच्चों ये देखिए, हिंदी जो है उसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। ठीक, पहला पार्ट क्या हुआ? व्याकरण। क्या हुआ? व्याकरण। ठीक, अब दूसरा पार्ट हम लोगों ने क्या किया? साहित्य लेखन। क्या किया? साहित्य लेखन। ठीक, हिंदी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, व्याकरण और दूसरा साहित्य लेखन। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो पोर्शन है, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक आपका क्या आता है? व्याकरण में आता है। किस में आता है? व्याकरण में। और जो ये भाग है वो किस में आता है? साहित्य लेखन में। अब हम लोग देखते हैं क्या है इसमें टॉपिक, हिंदी साहित्य का परिचय। ठीक है, हिंदी साहित्य का परिचय देंगे कि इसमें हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हिंदी के लिए हैं। ठीक है, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया, कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद प्रमुख भाषा और बोलियां। ठीक है, प्रमुख भाषा और बोलियां में हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस क्षेत्र की कौन सी बोली है, कौन सा भाषा है, कहाँ पे क्या बोला जाता है, ये सारी चीज़ें हम जो है पढ़ेंगे। फिर आते हैं काल विभाजन और नामकरण में। काल विभाजन और नामकरण में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फिर है हिंदी पद गद्य रचना और रचनाकार, यानी आपको किसी एक रचना का नाम दे दिया जाएगा, आपको उससे संबंधित रचनाकार के नाम को चुनना होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आ गया गोदान, क्या आ गया? गोदान के रचनाकार कौन है? तो आपको पता है कौन है? कौन है? हाँ, करेक्ट, मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक, कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, या फिर किसी रचनाकार का जन्म स्थान पूछ देगा, उनसे जुड़ी हुई उनकी कृतियां पूछ देगा। ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी। तो ये जो टॉपिक है ये हम लोगों ने एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया है। और बच्चों देखिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि इतने सारे टॉपिक हैं, कैसे कवर होगा, एग्ज़ाम मई में ही है, क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आपको एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको एकदम आसानी से सरल शब्दों में सभी टॉपिक को कवर करेंगे। आप बस हमसे जुड़े रहिए और अपना आप ध्यान से पढ़िए कि क्या, कहाँ पे, कैसे क्या यूज़ होना है। बस आप एक काम करिएगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रटिएगा नहीं, समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर ये चीज़ें हैं तो क्यों हैं। खुद से क्वेश्चन करिएगा, तब आप क्या होगा कि आप जब खुद से चीज़ें समझेंगे तो ज़्यादा समय तक आपको याद रहती हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक क्या है? वर्णमाला। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी भाषा की कौन सी इकाई? छोटी इकाई। क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। अब देखिए, जो चीज़ें हम लोग बोल रहे हैं, हर किसी का अपना एक छोटा इकाई होता है ना, सबसे छोटे यूनिट होती है। विज्ञान में होता है कि सबसे छोटी यूनिट क्या है, वैसे ही लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। यानी जो हम लोग बोल रहे हैं, पहले क्या है? ध्वनि निकल रही है, उसके बाद ही ना हम लोग कुछ बोल रहे हैं। तो देखिए, ध्वनि क्या है?
ध्वनि क्या है? भाषा का मौखिक रूप है, मौखिक रूप है, ठीक है। और यही मौखिक रूप जब लिखित रूप में होता है, यानी जो चीज हम लोग बोल रहे हैं वो तो ध्वनि हुई, अगर उसी चीज को हम लोग लिख दिए तो वो क्या हो गया? वर्ण हो गया। क्या हो गया? वर्ण हो गया, ठीक। जैसे देखिए ये क्या है? इक्वल है, यानी भाषा का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है और भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। इसी तरीके से क्या परिभाषा बनी? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, इसी ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब वर्ण क्या होते हैं? वर्णमाला देखते हैं। वर्णमाला क्या होते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण क्या हुए? जैसे ये वर्ण हुए अ, ठीक है, आ, ठीक, फिर क, ख, ग, ठीक है। यानी जो हम लोगों ने छोटे क्लास में अ से अनार और क से कबूतर ये वाली सारी चीजें पढ़ी हुई है ना, तो ये क्या होते हैं? यही वर्णमाला हो। ये क्या हुए? ये वर्ण हुए, ठीक है, ये वर्ण हुआ, ये भी वर्ण हुआ। तो इनके व्यवस्थित क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। माला आप देखते हो ना कैसा होता है? एक लाइन में होता है, ठीक है, वो एक लाइन में ही होता है। वैसे ही जब वर्ण एक लाइन में हो वो क्या कहलाते हैं? वर्णमाला। तो वर्णमाला मतलब वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब देखते हैं उच्चारण की दृष्टि से कितने वर्ण होते हैं, यानी बोलने के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 45 होती है। कैसे होती है? जिसमें 10 क्या होते हैं? स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। यानी कि 10 स्वर और 35 व्यंजनों को मिलाकर हमारा 45 वर्ण होता है, जो उच्चारण की दृष्टि से होता है। यानी उच्चारण की दृष्टि से बोलने वाले कितने वर्ण हैं? 45 हैं। वहीं लेखन की दृष्टि से कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। अब उन 52 वर्ण में क्या क्या शामिल है? 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। यानी कि 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन से मिलकर हमारा 52 वर्ण बनता है, जो लेखन की दृष्टि से होता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, उच्चारण की दृष्टि से कितने वर्ण होते हैं, ठीक है, या पूछ दिया लेखन की दृष्टि से कितने वर्ण होते हैं, उनमें कौन कौन से वर्ण शामिल किए जाते हैं। तो ये 13 स्वर, 35 व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है? वर्ण के भेद, यानी वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने बांटों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 2। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला क्या है? स्वर, दूसरा व्यंजन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं स्वर की परिभाषा देखते हैं कि स्वर क्या है। स्वर क्या है? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। कैसे रूप? उनका जो रूप हो कैसा हो? स्वतंत्र हो, ठीक है। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब चलिए बताते हैं। बोलिए अ, आ, ई। क्या इनको बोलने में किसी और वर्ण की सहायता हो रही है? नहीं, कोई वर्ण की जरूरत नहीं है। यानी कि जो अ है, ठीक है, आ है, इनको बोलने में हमें ये क्या है? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। किस रूप से? स्वतंत्र रूप से, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि कैसे स्वतंत्र रूप से हैं ये, आप बोल के देखिए क आप बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? सॉरी, क बोल रहे हैं अब तो क्या हो रहा है? अ जो है वो साउंड कर रहा है, यानी 2 वर्ण हो गए। जो क है, क में कितने वर्ण हो गए? एक है आपका क, ठीक है, और ये हो गया आपका अ, यानी ये क और अ मिलके क्या बना? क। तो यानी इसमें क्या कितने वर्ण हुए? 2 वर्ण हुए, एक ये और एक ये वर्ण हुए। तो ये क्या है? ये स्वतंत्र रूप से है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 वर्ण हैं, मिले हुए हैं, तब जाके हमारा ये बन रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ? व्यंजन हुआ।
बात क्लियर हुई? यानी स्वर और व्यंजन में बात समझ में आई कि स्वर क्या है? स्वर वे हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, और वर्ण जो हैं वो व्यंजन जो हैं उनका जो स्वरूप हो वो स्वतंत्र नहीं होता है, वो वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, या स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वर्ण, उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब देखते हैं कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। अब चलते हैं, देखते हैं स्वर क्या होते हैं। स्वर, ठीक है, क्या है? अ, आ, ई, ऊ, ऊ, री, ए, ओ, अंग, आह। ठीक है, ये तो हो गए आपके कुल स्वर। क्या हुए ये? कुल स्वर। ठीक है, तो कुल स्वरों की संख्या कितनी हुई? 13। ठीक है, कुल स्वरों की संख्या कितनी हुई? 13। ठीक है, अब देखते हैं उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वर होते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वर दिए हुए हैं? 10 दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से जो स्वर हैं वो उच्चारित नहीं होते हैं। तो कौन कौन से हैं? एक आपका ये है री, ठीक है, एक आपका अंग है, और ये आहा है। यानी कि कुल स्वरों में से 3 स्वर को हटा देने पे हमारा कितना बचता है? यानी 13 - 3 = 10। यानी ये जो 10 स्वर हैं ये उच्चारण की दृष्टि से हैं, उच्चारण की दृष्टि। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया कि ये 10 कैसे आए, ये जो 10 हैं वो कैसे आए हैं, और ये 13 कैसे आए हैं। ठीक है, तो ये 10 कैसे आए? यानी कि ये और ये इन सबको, तीनों को हम लोगों ने क्या किया? हटा दिया। तो हमारा क्या बन गया? उच्चारण की दृष्टि से। देखिए कितना आसान है, आपको कुछ भी याद करना नहीं है, बस प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, उच्चारण की दृष्टि से कितनी होती है? 10 होती है। अब चलते हम लोग स्वरों के वर्गीकरण में। स्वरों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है? ठीक है, उसके अंदर कितने और भाग होते हैं, इन सब को हम लोग देखते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले किस आधार पर किया गया है? उच्चारण के आधार पर, यानी बोलना। उच्चारण यानी उच्चारण यानी बोलना। यानी बोलने के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से हैं वे? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ठीक है, बोलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, तो अब देखते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, या इसका एक समानार्थी अर्थ ले लीजिए, कम। ठीक है, ह्रस्व मतलब छोटा या कम। यानी उन वे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगे वे क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। इन्हीं ह्रस्व स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर को प्राकृतिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक या ध्वनि। हम लोग ध्वनि पढ़े थे ना, तो ये क्या होते हैं? यही होते हैं। कौन क्या क्या आता है? अ, ई, उ। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं।
हर्ष स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको बोलने में कम समय लगता है। अब बोल के देखिए, अ, ई, उ, क्या हो रहा है? समय कम लग रहा है। फिर से बोलिए, अ, ई, उ, यानी समय जो है वो कम लग रहा है, इसलिए ये कौन से स्वर हुए? हर्ष स्वर हुए। ठीक है, अब बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, दीर्घ यानी बड़ा। दीर्घ यानी बड़ा, यानी इसका दूसरा अर्थ ले लीजिए सरल शब्दों में, अधिक। यानी कि हर्ष स्वर की अपेक्षा जो समय जो है वो थोड़ा अधिक लगे, यानी वे वर्ण जो हर्ष स्वर की अपेक्षा अधिक समय ले बोलने में वे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब देखते हैं दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आ आता है, ई आता है, उ आता है, ए आता है, ए आता है, ओ आता है और औ आता है। अब चलिए हम लोग बोल के देखते क्या सच में इनको हर्ष स्वर से बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। बोलिए, अ क्या है? कम समय लग रहा है। वहीं पे आ, जो आ है, आ का बोलने का जो समय है वो क्या है? अ से अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक है, यानी आ क्या हुआ? दीर्घ स्वर हुआ। वैसे ही ई बोल के देखिए, ई और ई समय लग रहा है, यानी कि इस ई को बोलने में जितना समय लग रहा है उससे कहीं थोड़ा अधिक ये वाले ई बोलने में समय लग रहा है। क्लियर होगा? यानी आप अगर आपको याद भी नहीं है कि हर्ष स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं या दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप बोल के देख सकते हो, बस आपको उसका अर्थ पता हो। यानी हर्ष स्वर को हम लोग कैसे रखेंगे, दीर्घ स्वर को रखेंगे, ये चीज़ें आप समझ जाएंगे तो आप खुद से वो चीज़ें कर लेंगे। अब बात करते हैं तीसरा क्या है? प्लुप्त स्वर पे। तीसरा क्या है? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होता है? वे वर्ण जिनको बोलने में दीर्घ स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगे। अब देखिए क्या क्रम चल रहा है, यानी हर्ष स्वर क्या होता है? कम समय वाला, ठीक है। दीर्घ स्वर क्या होता है? हर्ष स्वर से थोड़ा अधिक समय वाला। और प्लुप्त क्या होता है? दीर्घ स्वर से थोड़ा अधिक समय वाला। यानी कि प्लुप्त स्वर वे स्वर होते हैं जो दीर्घ स्वरों की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लेते हैं। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं प्लुप्त स्वर होते कहाँ हैं, होते क्या हैं, उनका यूज़ क्या होता है। आपने कभी नाटक और या मंजन का आप लोगों ने कभी वो पढ़ा हुआ है? कोई नाटक पढ़ा है? जब आप लोगों नाटक पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये साइन देखे होंगे, ठीक है। वहाँ पे आप ये चिन्ह जरूर देखे होंगे, ठीक है, ये देखे होंगे, ठीक है। ये क्या हुए? प्लुप्त स्वर हुए। जिनको बोलने में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगे वे स्वर प्लुप्त स्वर होते हैं। जैसे ओम, बोल के देखिए, ओम क्या हो रहा है? समय ज्यादा लग रहा है बोलने में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे उच्चारण काल के आधार पर। अब दूसरा चलते हैं जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, यानी जिह्वा यानी जीभ। जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। वे तीन भाग क्या हैं? अग्र, मध्य और पश्च स्वर। पहला क्या है? अग्र स्वर। अग्र मतलब क्या हुआ? अग्र मतलब क्या हुआ? आगे। क्या हुआ? आगे। सरल शब्दों में हम लोग करके पढ़ेंगे ताकि हमें कोई भी परेशानी ना हो समझने में। अग्र का अर्थ क्या होता है? सरल शब्दों में अग्र का अर्थ क्या होता है? आगे होता है, यानी कि जीभ का आगे वाला भाग जो है उसकी सहायता से किसी भी शब्द को हम लोग उच्चारित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अग्रस्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अग्रस्वर कहलाते हैं। वे स्वर कौन से होते हैं? चलिए बोल के देखिए, रटना नहीं है कि अग्रस्वर में ई और ई ए आएगा, नहीं, रटना नहीं है। बोल के देखिए, अ में क्या हो रहा है? जीभ की जो स्थिति है वो आगे पीछे हो रही है, नहीं, क्या है? वो शिथिल है, ठीक है। वहीं आ बोलिए, आ में भी नहीं है। वहीं बोलिए ई। तो जो बोलने का कार्यभार है वो जीभ के कौन से भाग पे है?
आगे भाग पे है। बोल के देखिए, ई यानी जो प्रेशर है, जो बोलने का सारा कार्यभार है, वो हमने किस पे दे दिया, जीभ के आगे वाले भाग पे। तो ये हमारा क्या हो गया, अग्रभाग। वैसे ही आप ए और ए बोल के देखिए, ए यानी जीभ के आगे वाले भाग की सहायता से ये शब्द जो हैं वो उच्चारित हो रहे हैं, इसीलिए ये क्या हुए, अग्रस्वर हुए। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आप रटते हैं वो आप कुछ दिनों में भूल जाते हैं। लेकिन अगर कोई शब्द, कोई चीज़ आप सीख रहे हैं या समझ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होता है, नहीं भूलता है। दूसरा क्या वर्गीकरण है, दूसरा भेद क्या है, मध्य स्वर। मध्य मतलब जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, अगर इनको सरल अर्थ में देखा जाए तो बीच। इसका सरल अर्थ क्या हुआ, बीच, यानी वे स्वर जिसमें जीभ की स्थिति बीच में रहे, यानी जीभ जो है हमारा, ये जो जीभ है वो कुछ भी कार्य ना करे, वो शिथिल रहे, वो हम लोग उसको क्या कहते हैं, मध्य स्वर। अब वो वर्ण उच्चारित करिए, देखिए कौन से वर्ण जो हैं वो मध्य स्वर में आते हैं, आ, ई। क्या हो रहा है, सिर्फ अ बोलने में हमारा जीभ जो है वो एक ही जगह स्थित है, वो क्या है, अ है। बाकी सारे आप उच्चारित करके खुद से देखिए कि क्या वो सारे वर्ण जो हैं उनको उच्चारित करने में जीभ जो है वो हमारा शिथिल है या एक ही जगह है, बीच में है, नहीं है। केवल कौन सा वर्ण आएगा, अ वर्ण जो है ये आपका बीच की स्थिति में है, यानी जीभ की स्थिति अ बोलने में क्या होती है, बीच में होती है, सॉरी। अब आगे अब देखते तीसरा क्या है, पश्च स्वर। पश्च स्वर, जैसे इसको भी सरल शब्द में देखते हैं, इसका सरल शब्द क्या है, पश्य। पश्य यानी पीछे। इसमें क्या है, जीभ की स्थिति क्या होगी, पीछे, यानी जीभ का पिछला हिस्सा काम करेगा। अब कार्यभार क्या हुआ, पीछे वाले भाग पे दे दिया गया कि लो भाई अब तुम बोलो, मेरा हो गया। तो कौन कौन से वर्ण आते हैं, आ बोलिए, आ। क्यों अ नहीं आएगा, क्यों, अ में जीभ की स्थिति क्या है, बीच में है, इस वजह से ये नहीं आएगा, अ नहीं आएगा। वहीं आ बोल के देखिए, आ बोलने में क्या हो रहा है, जो जीभ है हमारा थोड़ा पीछे की तरफ हो रहा है, पीछे लग रहा है ना कि पीछे वाले भाग की सहायता से हम आ बोल रहे हैं। अब देखिए ऊ बोलेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ऊ जीभ क्या हो रहा है, वो आगे आ रहा है, नहीं, वो पीछे जा रहा है। बोल के देखिए, ऊ क्या हो रहा है, जीभ जो है वो पीछे जाके, यानी पीछे वाले भाग से बोला जा रहा है। वहीं पे ऊ में भी क्या है, जीभ की जो स्थिति है वो पीछे है, यानी जीभ का पिछले वाला जो पिछला हिस्सा है वो बोल रहा है, उसके सहायता से हम लोग बोल रहे हैं। उसके बाद ओ है, औ है, ये सब क्या हुए, पश्च स्वर हुए। यानी अग्र स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई, ए, ठीक है। मध्य स्वर में क्या आते हैं, केवल अ आता है, ठीक है। पश्च स्वर में क्या आता है, आ, ऊ, ओ, औ। इतने बात क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं तीसरा वर्गीकरण क्या है। तो तीसरा वर्गीकरण क्या है बच्चों, मुंह खुलने के आधार पर। यानी अभी तक हम लोगों ने किन आधारों पे देखा, पहला उच्चारण देख लिया, दूसरा देख लिया जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब तीसरा क्या है, मुंह खुलने के आधार पर, यानी वे वर्ण जो मुंह खुलने के आधार पर उच्चारित होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग किसमें वर्गीकृत किए हैं, ये चार। अब वो क्या है देखते हैं। विवृत, पहला क्या है, विवृत यानी ओपन, वे वर्ण जिसमें मुंह की जो स्थिति है वो पूरी खुली हुई हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विवृत स्वर। उसमें क्या आता है, बोल के देखिए, आ बोलते समय हमारे मुंह की जो स्थिति है वो क्या है, पूरा ओपन है, इसलिए विवृत में कौन से वर्ण आते हैं, केवल आ। क्यों आ आता है, अ बोल के देखिए, अ में क्या हो रहा है, हमारा मुंह का जो स्थिति है, हमारी मुंह की जो स्थिति है, क्या वो ज़्यादा ओपन है, विवृत है, नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि अ बोलने में हमारी मुंह की स्थिति में जो हमारा होठ मुंह है वो इतना ही खुल रहा है और वहीं आ बोलने में वो इतना ओपन हो रहा है। तो ये क्या हुए, विवृत हुए। विवृत स्वर क्या हुए, आ हुए। वहीं अर्धविवृत स्वर क्या हुआ, यानी हाफ ओपन। वे वर्ण जिनको बोलने में हमारा मुंह जो है वो आधा खुला रहे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धविवृत कहते हैं। अब अर्धविवृत स्वर क्या होते हैं, अ ए औ। बोल के देखिए, अ ए औ क्या है, हमारा जीभ, हमारा जो मुंह है, सॉरी, हमारा जो मुंह है वो क्या हो रहा है, आधा ओपन हो रहा है। अर्धसंवृत है, सॉरी अर्धविवृत है, यानी आधा ओपन हो रहा है। अर्धविवृत है तो ये क्या हो गया, हमारा अर्धविवृत स्वर। तो इसमें क्या कौन कौन से आते हैं वर्ण, अ ए औ। यानी कि अ ए औ बोलने में हमारे मुंह की स्थिति क्या है, थोड़ी बंद है, सॉरी थोड़ी सी ही खुली है, ज़्यादा नहीं खुली है। तो ये क्या हुए, अर्धविवृत। अर्धविवृत में कितने स्वर आते हैं, अ ए औ। आप बोल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी रटिए नहीं। तीसरा क्या है, संवृत। संवृत पढ़ने से पहले हम लोग अर्धसंवृत पे चलते हैं। अर्धसंवृत क्या है, हाफ क्लोज, यानी वे वर्ण जिनको बोलने में हमारा मुंह आधा बंद हो वे क्या कहलाते हैं, अर्धसंवृत स्वर कहलाते हैं। अब बोल के देखिए, ये वर्ण को आप बोल के देखिए, आपकी जो मुंह की जो स्थिति है वो आधी खुली रहे, आधी बंद रहेगी। बोल के देखिए, ए औ, ए औ। बंद तो है, हम लोग बोल रहे हैं तो हमारा जो मुंह की स्थिति है वो बंद तो है, लेकिन क्या है, आधा। अर्धसंवृत क्या है, ए औ, यानी मुंह क्या है, आधा खुला आधा बंद है, यानी अर्धसंवृत है, हाफ क्लोज है। तो ये क्या हो गए, हमारे अर्धसंवृत स्वर हो गए। क्या क्या आते हैं उसमें, ए औ। अब बोल के देखिए, ए औ बोलने पे क्या हो रहा है, हमारा जो मुंह है वो कितना खुल रहा है, आधा खुल रहा है, यानी आधा बंद, सॉरी आधा बंद हो रहा है, वो क्या हुआ, अर्धसंवृत। वहीं पे संवृत देखते हैं, संवृत मतलब क्लोज, यानी मुंह का जो खुलना है वो क्या है, अब बंद हो गया है, क्लोज हो गया है। बोल के देखिए, ये वर्ण बोल के देखिए, ई उ ऊ, यानी कि ये सारे वर्णों को बोलने में हमारा मुंह जो है वो अपेक्षाकृत अधिक खुल रहा है, और ये जो वर्ण बोलने में क्या हो रहा है, वो स्थिति क्या हो जा रही है, संवृत हो जा रही है, यानी कि क्लोज हो जा रही है। ठीक है, आप इसको उच्चारित करिए, बोलिए, खुद से बोल के देखिए, प्रैक्टिकल करिए, आपको चीजें समझ में आ जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा, मुंह खुलने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 4। पहला क्या है, विवृत, यानी खुला हुआ, यानी बहुत ज्यादा खुला हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आ। बोल के देखिए, कौन से वर्ण आते हैं, एक वर्ण आता है, उसका नाम है आ। ठीक है, आ बोलने में हमारा क्या हो रहा है, जो मुंह की स्थिति है वो खुली हुई है। वहीं अर्धविवृत स्वर क्या होते हैं, हाफ ओपन, यानी आधा खुला हुआ। जो मुंह है वो कैसा है, आधा खुला हुआ है, उनको बोलने में आधा मुंह खुलने की आवश्यकता है। ये क्या हुआ,
अर्ध विवृत वर्ण। कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ए, औ। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग समृद्ध पे। समृद्ध यानी क्लोज, जैसा कि इंग्लिश में लिखा हुआ है क्लोज। समृद्ध यानी क्लोज, यानी मुंह की जो स्थिति है वो बंद होने पे हो, मतलब जो वर्ण हम लोग बोल रहे हैं उनमें मुंह की स्थिति क्या हो? समृद्ध हो। कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, ई, उ, ऊ। आप बोल के देखिए, आपको खुद क्लियर होगा कि हाँ ये है। चौथा है अर्ध समृद्ध यानी हाफ क्लोज, यानी आधा बंद। वे वर्ण जिनको बोलने में हमारी मुंह खोलने की स्थिति क्या हो? अर्ध समृद्ध हो, हाफ क्लोज हो, वे क्या कहलाते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं उसमें? ए, ओ। कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ओ। तो बच्चों ये बात रही मुंह खोलने के आधार पर। अब आगे चलते हैं। चौथा वर्गीकरण क्या है? ओठों की स्थिति के आधार पर। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? अवर्तुल और वर्तुल, यानी अवृतमुखी या वृत्तमुखी, यानी कि जो ओठ की स्थिति है वो पूरा वर्तुल हो, यानी पूरा मतलब पूरे ओठों की सहायता से बोला जाए, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? वर्तुल कहलाते हैं। जिनमें होठों की आधी मतलब होठ की जो स्थिति है, होठ की हमारे लिप्स की जो स्थिति है वो आधी हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अवर्तुल। अब बोल के देखिए कैसे कैसे कौन सा वर्ण अवर्तुल और वर्तुल होगा, तो बोल के देखते हैं। अ में क्या हो रहा है? हमारा जो होठ है वो पूरा यूज कर रहा है, उसकी स्थिति क्या है? उसको हम लोग पूरा लेके बोल रहे हैं, नहीं लेके बोल रहे हैं, तो अ क्या हो गया? अवतुल हो गया। वहीं आ बोलिए, आ में क्या है? आ, दोनों ये साथ में नहीं खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। इसको सरल शब्दों में हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। अवर्तुल क्या होता है? जिसमें होठ की स्थिति ओठों की स्थिति या आकार, ओठों का आकार खुला हो। क्लियर। यानी वे वर्ण जिनको बोलने में हमारे होठ का जो आकार है वो खुला रहे, यानी जिनको उच्चारित करते समय हमारा होठ जो है वो खुला रहे, वे कौन से स्वर कहलाते हैं? वे अवतुल कहलाते हैं और अवतुल स्वर कहलाते हैं। क्या क्या आता है? अ आता है, आ आता है, ई आता है, ई आता है, ए और ए। बोल के देखिए। अ में क्या हो रहा है? हमारी होठ की जो स्थिति है वो खुली हुई है। अ, आ, ई, ठीक है। ऊ, वहीं ऊ कहिए, ऊ में क्या हो रहा है? वो बंद हो रहा है, यानी वृत्तमुखी हो रही हमारा ऊ। बोलिए ऊ बोलने में हमारी ओठ की जो स्थिति है वो क्या है? बंद है। यानी वर्तुल कौन से हुए? वर्तुल स्वर कौन से हुए? जिसमें होठ का आकार बंद हो या आगे आए। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करके देखते हैं। बोलिए। अ, आ, ई, यानी इन सबको उच्चारित करने में क्या हो रहा है? हमारा जो होठ की स्थिति आकार है वो क्या है? खुला हुआ है, इसलिए ये वर्तुल स्वर होते हैं। ए को भी बोलने में हमारी ओठ का जो आकार है वो क्या है? खुला हुआ है। तो अवतुल स्वर में कौन कौन से स्वर आए? अ, आ, ई, ए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब वहीं देखते हैं वर्तुल स्वर कौन कौन से होते हैं। उ, ओ, औ, यानी कि उ और ओ को बोलने में हमारे जो होठ की स्थिति क्या है? वो बंद है, यानी आगे की ओर आ रही है, तो ये क्या हुआ? वर्तुल स्वर हुआ। ठीक है, हम लोगों ने चौथा वर्गीकरण किस आधार पे किया? होठों की स्थिति के आधार पर किया। उसको कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, अवतुल और वर्तुल। ठीक है, अब 5वें वर्गीकरण पे चलते हैं। 5वां वर्गीकरण क्या है? हवा के नाक व मुंह से निकलने पर।
हवा के हवा के नाक व मुंह से निकलने पे। अब जो हम लोग जो शब्द या वर्ण कुछ भी उच्चारित करते हैं उसमें हवा जो है, हवा का ही तो खेल रहता है, सारा हवा के ही माध्यम से हम लोग बोल पाते हैं ना। तो जो हवा है वो नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, देखिए कितने वर्गीकरण में हम लोग किए हैं, देख रहे हैं ना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग को कैसे आएगी, हम लोगों ने कैसे पढ़ा, प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल करके, देख के। रटना नहीं है कि रट लिए कि अतुल स्वर जो हैं वो अ आ ई ए है, फिर उसके बाद अभी तो रट लिए, सुबह तक पता चला कि आप भूल गए कि अतुल स्वर क्या होते हैं, कंफ्यूज हो गए। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी पढ़ना है प्रैक्टिकल करके, ठीक है। तो पांचवा वर्गीकरण हमारा क्या है, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। उसको दो भागों में बांटा गया। निरुनासिक स्वर में जो हवा है वो मुंह से निकलती है, ठीक है, हवा कहाँ से निकलती है, मुंह से निकलती है। वहीं अनुनासिक या अयोगवा, अनुनासिक में जो हवा है वो कहाँ से निकलती है, नाक से। यानी वे वर्ण जिनको उच्चारित करने में हवा जो है वो मुंह से निकलते हुए उच्चारित हो, वे वर्ण कौन से कहलाते हैं, निरुनासिक या मौखिक। बोल के देखिए, अ आ ई, यानी जो हवा है, बोलने में जो हवा निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है, मुंह से निकल रही है। तो ये हमारा क्या हुआ, निरुनासिक और मौखिक। वहीं दूसरा क्या है, अनुनासिक या अयोगवा, ठीक है। अनुनासिक, जैसे कि यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी नाक से जो हवा है वो कहाँ से निकले, नाक से निकले। बोल के देखिए, जैसे अनुस्वार में हम लोग रख सकते हैं, अनुस्वार में हम लोग इसको रखते हैं ना, अंग आहा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार। का चिन्ह क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग, ठीक है। इसका चिन्ह क्या होता है, ये, ठीक है। यानी कि निरुनासिक स्वर कौन से हुए, अ आ ई। निरुनासिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बोलने में जो हवा निकल रही है वो मुंह से निकल रही है, और उच्चारण जो है वो मुंह के से निकले हुए हवा के द्वारा हो रहा है। दूसरा क्या है, अनुनासिक या अयोगवा। अनुनासिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उच्चारण जो हम लोग कर रहे हैं उसमें जो हवा है वो नाक के प्रयोग से नाक के सहायता से बाहर निकल रही है हवा, तो ये हमारा क्या हुआ, अनुनासिक स्वर हुआ। क्लियर हुआ। तो हम लोगों ने अभी 5, अब लास्ट में चलते हैं कि देखते हैं छठवां वर्गीकरण क्या है। छठवां वर्गीकरण क्या है, छठवां वर्गीकरण है आपका घोष के आधार पर। यानी कि घोष क्या है, पहले ये समझिए। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होना, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होना। यानी कि वे वर्ण जिनको बोलने में हमारे सांस के साथ कंपन हो, यानी हम लोग जिस शब्द का वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं उनमें हमारे श्वास के साथ, मतलब हवा सांस के साथ कंपन हो, उनको उच्चारित करने में कंपन हो, हम लोग उसको क्या कहते हैं, घोष कहते हैं, ठीक है। कितने भाग होते हैं, सघोष अघोष, सघोष घोष, और ये दूसरा अघोष। सघोष क्या होता है, जिनमें कंपन होते हैं, वे वर्ण जिनको बोलने में कंपन जो है वो उत्पन्न हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सघोष या घोष। वे वर्ण जिनको बोलने में कंपन जो है हमारा वो ना हो, वे क्या होते हैं, अघोष होते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से स्वर जो हैं, स्वर में कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो सघोष में आते हैं, जो अघोष में आते हैं। अब बोल के देखिए कैसे, प्रैक्टिकली कैसे हम लोग समझेंगे। अ आ ई, यहाँ पे आप टच करिए, देखिए इसको बोलने में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको कंपन हो रहे हैं, अ आ ई, क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। यानी कि जो हमारे, आप अह तक आप पढ़ के देखेंगे तो वो सारे जो वर्ण हैं स्वर में वो कंपन करेंगे। यानी कि सभी स्वर, यहाँ पे आप एक नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, सभी स्वर
सभी स्वर क्या होते हैं? घोष या सघोष। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष या घोष होते हैं। ठीक है, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष घोष होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको उच्चारित करते समय कंपन होता है। ठीक है, आप बोल के देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको व्यंजन पढ़ाएंगे, उससे जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ाएंगे। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले CUT की सिलेबस देखा कि उन्होंने क्या क्या टॉपिक दिए। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने टॉपिक्स देखे कि मुझे क्या क्या पढ़ने हैं। उसके बाद हम लोगों ने हिंदी को 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ा है, किया है। व्याकरण, साहित्य लेखन, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। उसके बाद हम लोगों ने अपना पहला टॉपिक वर्णमाला पढ़ा, जिसमें वर्ण हम लोग पढ़ा। वर्ड क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। यही ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। यानी भाषा का मौखिक रूप क्या होता है? ध्वनि होता है, और भाषा का लिखित रूप क्या होता है? वर्ण होता है। ठीक है, अब वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वे वर्ण क्या क्या हो सकते हैं? अ, आ, क, ख, ग आदि। ठीक है, उनका एक जो क्रम होता है, इनका जो लिखने का जो क्रम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से कितने वर्ण होते हैं? 45, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन आते हैं। लेखन की दृष्टि से कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने वर्ण के भेद देखे। वर्ण के कितने भेद हैं? 2 हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्वर की परिभाषा देखी। स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 13 स्वर कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उच्चारण की दृष्टि से जो 10 स्वर होते हैं वे कौन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्वरों का वर्गीकरण किया। किन आधारों पे किया? पहला उच्चारण काल के आधार पे किया। उच्चारण काल के आधार पे 3 भागों में बांटा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर को समझा, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये प्राकृतिक स्वर और ध्वनि भी इनको कहा जाता है। कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग किस में बांटे उसको? दीर्घ स्वर में। कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, दीर्घ मतलब बड़ा यानी अधिक। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने आपको सरल भाषा में समझाया कि क्या है दीर्घ यानी बड़ा यानी अधिक। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा वे वर्ण जिनको उच्चारित करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे वे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये रहे उसके उदाहरण। दीर्घ स्वर में क्या क्या वर्ण आते हैं। फिर प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? प्लुप्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनको उच्चारित करते समय दीर्घ स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगे। ये क्या होते हैं? प्लुप्त स्वर होते हैं। प्लुप्त स्वर का जो प्रयोग है वो कहाँ होता है? नाटक आदि में होता है, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद दूसरा वर्गीकरण किस आधार पे है? जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, यानी जीभ के प्रयोग के आधार पे हम लोगों ने वर्गीकृत किया। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला क्या था? अग्र भाग, दूसरा अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र मतलब आगे। वे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय जीभ का आगे वाला भाग यानी अग्र भाग प्रयोग में लाया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अग्र स्वर बोलते हैं। अग्र स्वर में कितने वर्ण आते हैं? ई, ए, ऐ। ठीक है, उसके बाद मध्य स्वर को हम लोगों ने देखा। मध्य स्वर क्या होते हैं? वे जिसमें जीभ का जो प्रयोग है वो बीच में हो, जीभ जो है वो बीच में रहे, उसकी सहायता से हम लोग बोले, वे क्या हुए? मध्य स्वर हुए। मध्य स्वर में कौन से वर्ण आते हैं? केवल अ आता है। पश्च स्वर जिसमें जीभ का जो प्रयोग है, जीभ का पिछला भाग प्रयोग में आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पश्च स्वर। कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, उ, औ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रटी नहीं है, पढ़ के समझ के बोल के देखा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या वर्गीकरण है? मुंह खुलने के आधार पर। मुंह खुलने के आधार पर हम लोगों ने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। कौन कौन सा है? विवृत। विवृत में कौन से वर्ण आते हैं? आ। विवृत मतलब क्या होता है? जिसमें जो मुंह की जो स्थिति है वो पूरी खुली रहे यानी विवृत रहे,
ओपन रहे, ये क्या हुए, विवृत स्वर हुए। विवृत स्वर में कौन से वर्ण आते हैं, आ आते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, अर्धविवृत है। अर्धविवृत यानी हाफ ओपन, जिसमें मुंह की जो स्थिति है वो आधी खुली रहे। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ, ए, अ आते हैं। उसके बाद समृद्ध देखा, समृद्ध यानी क्लोज, यानी मुंह की जो स्थिति है वो थोड़ी बंद हो, तो उसको हम लोगों ने क्या देखा, समृद्ध वर्ण, समृद्ध स्वर कहलाते हैं, जिसमें ई, उ होते हैं। उसके बाद अर्ध समृद्ध देखा, जिसमें होठ की स्थिति जो है वो आधी बंद हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए, ओ देखा। ठीक है, ये तो बात हो गई मुंह खुलने के आधार पर। फिर चौथा हम लोगों ने देखा होठों की स्थिति के आधार पर, यानी होठ अवतुल और वर्तुल। अवतुल को हम लोगों ने सरल भाषा में देखा क्या कहा जा सकता है, होठों के आकार का खुलना। ठीक है, कि जो स्थिति यानी होठ जो है वो कितना खुल रहे हैं, कितना बंद हो रहे हैं, उस आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, अवतुल और वर्तुल। अवतुल क्या होता है, खुला हुआ, यानी होठ जो होठ की स्थिति जो होती है उसमें खुली हुई रहती है। बोल के देखिएगा, अ, आ, ई, ए, इसमें हमारा होठ जो है वो खुला हुआ है। वहीं वर्तुल स्वर क्या होते हैं, जिनमें होठ की स्थिति बंद हो या होठ जो है वो आगे थोड़ा आगे निकल के उच्चारित हो। बोल के देखिए, उ, ओ, अ। क्लियर हुआ। यानी चौथा वर्गीकरण हम लोगों ने होठों की स्थिति के आधार पर किया। पांचवा वर्गीकरण हम लोगों ने किया हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। हम लोगों ने बोल के देखा, अ, आ, ई, यानी इन वर्णों को बोलने में हमारी जो मुंह है उससे हवा निकल रही है, उसके प्रयोग से उच्चारण हो रहा है। वहीं हम लोगों ने अनुनासिक और अयोगवाह देखा, जिसमें जो हवा है, जिसमें वर्णों को उच्चारित करते समय जो हवा है वो नाक से निकल रही हो। उसमें क्या क्या आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अगला हम लोगों ने किस आधार पर वर्गीकरण किया था, घोषत्व के आधार पर किया था। घोष का अर्थ क्या होता है, स्वरतंत्रियों में स्वर का कंपन होना। उसको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। पहला सघोष घोष, दूसरा अघोष। ठीक है, सघोष क्या होता है, वे वर्ण जिनको उच्चारित करने में कंपन हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सघोष घोष कहते हैं। उसके बाद अघोष हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जिन वर्णों को उच्चारण करते समय कंपन न हो, वे वर्ण कौन से कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। बच्चों देखिए, ये हम लोगों ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट पढ़ा क्या, कि सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष और घोष होते हैं। क्यों, क्योंकि सब स्वरों को उच्चारित करते समय यहाँ पे कंपन होती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतना सारा कवर किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको व्यंजन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करके आइएगा। नहीं, जो चीज़ नहीं समझ में आएंगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय माता दी।